दोस्तों, करैल क्षेत्र में एक स्थित स्कूल डालिम संबिन जो कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर चर्चा के विषय की हम बात करें तो इसी स्कूल के निदेशक आज जो है दुबई में सम्मानित हुए हैं। उसी सिलसिले पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ डालिम संबिन स्कूल के डायरेक्टर सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका मिश्रा जी। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप स्वयं दें। मैं हर्ष राय, डायरेक्टर डालिम सनबीम स्कूल, गांधीनगर, लट्ठुडी, गाजीपुर। हमारा जो ये स्कूल है डालिम सनबीम स्कूल, ये बनारस की एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी है सनबीम ग्रुप, उसका ही एक ही पार्ट है और ये लट्ठुडी गांधीनगर में स्थित है। जो जनता जनार्दन इंटर कॉलेज और हार्टमन इंटर कॉलेज जो इधर के बहुत ही पुराने शिक्षण संस्थान हैं, इनके ही बीच में हमने ये एक सीबीएसई की स्कूल इंग्लिश माध्यम के रूप में इस्टेब्लिश किया है। सर, अगर शिक्षा की हम बात करें तो सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कब हुई सर? सर, मेरी जो भी कक्षा 12 तक की, जो 12 तक की पढ़ाई है, वो गाजीपुर में स्थित सेंट जॉन्स स्कूल, जो कि आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। मैंने 12th वहाँ से पास आउट किया था। लगभग मैं फर्स्ट डिवीज़न ही हमेशा रहा हूँ और सेंट जॉन्स का मैं टॉपर भी रहा हूँ उस समय का। ईयर आई थिंक 2007 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने आईआईटी एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में और आईईईई एक एग्ज़ाम हुआ करता था हम लोग के टाइम में, ऑल इंडिया लेवल पे इंजीनियरिंग के थ्रू, उससे पास करके और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में एक ट्रिपल आईटी है। आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रिपल आईटीज़ खुल चुके हैं भारत सरकार की तरफ से, बट हमारे समय में 2007-8 में पूरे भारत में 3 ट्रिपल आईटी थे, एक इलाहाबाद, एक एक ग्वालियर और एक हैदराबाद में। उसी में से एक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से मैंने बीटेक कंप्लीट किया था अपना। सर, सपना की अगर बात करें तो हर आदमी का एक सपना होता है। हर बच्चे हो या बच्चियां हो, उनका एक सपना होता है। सर, सपने की अगर बात करें तो क्या सपना था सर कि हम जो है एक गाजीपुर जिले से उठकर आज जो है दुबई में सम्मानित हुए? सर, सपना की हम बात करें। सर, सपने की बात करेंगे तो जैसे क्या होता है कि समय के साथ सपने भी लोगों के बदलते रहते हैं। 2005 की अगर आप बात करते हैं तो एक सपना था कि एक अच्छे नंबर से बोर्ड पास कर लिया जाए। 12 में था कि 12th एग्ज़ाम अच्छे से पास आउट करके और किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए हमारा। तो कहीं ना कहीं भगवान की दया रही, अपनी मेहनत रही, वो और घर वालों का, बड़ों का, सबका आशीर्वाद रहा और साथ रहा कि लगभग हर सपने को किसी न किसी तरीके से पूरा करते रहा मैं। 12th में मेरी फिर जॉब भी लगी वेराइजन जैसी एक बड़ी कंपनी में, जो कि आपकी फोर्ब्स की जो 500 की लिस्ट आती है टॉप कंपनीज में, उसमें उस समय टॉप 15 कंपनी थी दुनिया की, उसमें मेरी जॉब लगी थी। तो वो भी एक अच्छा मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा। कुछ जगह असफलता भी मिली मुझे, जैसे कि मैंने 2 साल मैंने पीसीएस और आईएएस की तैयारी भी की, वहाँ पे प्री क्वालिफाइड हुआ बट मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो वो भी एक सपना था। और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो एक शिक्षण संस्थान, हम लोगों का ये मन था कि जैसे हम लोग खुद पढ़ाई में रुचि रही अपनी, तो मेरा हमेशा से ये मन था कि कहीं ना कहीं हम लोग एक बच्चों को और इस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट करें, जिससे कि उनको भी, लोगों को मतलब आगे बढ़ के कोई कमी, और जो चीज़ें हमने फेस की गाजीपुर जैसी छोटी जगह में रह के, कि जब हम दिल्ली गए तैयारी करने के लिए, या बाकी मतलब आफ्टर 12th भी और जो इंजीनियरिंग के बाद भी, तो दोनों जगह मैंने देखा कि जो दिल्ली के स्कूल्स हैं, बच्चे हैं जो बड़े शहरों से पढ़ के आ रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है और हमारी जो मानसिकता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कहीं ना कहीं। मैं 12th पास किया था गाजीपुर के सबसे अच्छे स्कूल सेंट जॉन से, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ये चीज़ नहीं बताई गई थी उस समय कि बीटेक और इंजीनियरिंग एक ही चीज़ होती है। आईआईटी की तैयारी करना तो बताया गया था, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि वो आईआईटी और इंजीनियरिंग को बीटेक कहा जाता है। दूसरी चीज़ थी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम लोग अपने स्कूल में वोकल्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चे माइक पे आएँ और लोगों को फेस करें। हम लोगों के साथ था कि हम लोग क्लास में सबसे पीछे बैठना बहुत अच्छा लगता था। हर बच्चे को लगता है कि पीछे बैठें तो टीचर मुझसे सवाल ना करे। बट आप जब दिल्ली मुंबई जाएंगे तो जो बच्चा यहाँ का 80% और वहाँ का 60% वाला भी, वो आगे बैठ के क्वेश्चन करता है टीचर से, तो टीचर को मतलब पता चलता है कि बच्चा कितना पढ़ने में ये। तो हमारा ये मकसद रहा है, या एम की जो बात की जाती है, कि बच्चों के अंदर इस तरीके का उनका जो सर्वांगीण विकास जिसको बोला जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उस पर फोकस किया जाए। पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी लोगों का, बच्चों का ध्यान दिया जाए। और बच्चों को, मकसद तो यही है सर कि अभी तो पहला बैच है हमारा 12th का,
बट आगे ज़रूर हमारा प्रयास ये है कि हम लोग बच्चों को एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या एक अच्छा देश का नागरिक हम पैदा कर सकें, ये हमारा मकसद है। निदेशक बनने का सफर कैसा रहा? सर, निदेशक बनने का सफ़र तो ऐसा नहीं कहूँगा कि ये केवल मैंने इसको इस्टेब्लिश किया, कहीं न कहीं मुझसे पहले जो लोग इसको जानते होंगे, तो मैं यहाँ पे नवंबर 19 में आया था, उस समय स्कूल खुल चुका था। उससे पहले लेकिन ये मेरे छोटे भाई हिमांशु हैं और उनका ये मतलब इस्टेब्लिश उन लोगों ने ही किया था, उन्होंने और मेरे फादर ने इस्टेब्लिश किया था। और कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स इस तरीके के हुए कि वो यहाँ से फिर उनको स्कूल को छोड़ के कहीं अपनी जॉब और इन चक्कर में उनको जाना पड़ा, और उस तब मैंने यहाँ पे इस चीज़ को टेक ओवर किया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों ने फिर इसकी मान्यता से लेके और बाकी चीज़ें हर चीज़ कराते हुए, और एक अच्छा रिजल्ट भी हमारा लास्ट ईयर का अगर आप रिजल्ट देखेंगे क्लास 10th का, तो काफ़ी अच्छा रहा था। और तहसील में हम लोग कम से कम अहमदाबाद तहसील में हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 90% से ऊपर बोर्ड में क्लास 10th में रिजल्ट, और हमारी जो फर्स्ट रैंक होल्डर थी उसका 95% मार्क्स, और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा मतलब हम लोगों का रिजल्ट भी रहा था। जैसा कि देखा जाए कि आज जो है मार्केटों की अगर बात करें सर, तो मार्केटों में जो है कंपटीशन का दौर चल रहा है, तो आप जो है कैसे मैनेज करते हैं ये सब? सर, कंपटीशन से तो हम लोग कभी भागते ही नहीं हैं। कंपटीशन से आप भागेंगे तो कहाँ जाना है। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं और सारी चीज़ें दी हैं, तो दुनिया तो कंपटीशन है। अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, और ये चीज़ है कि जो कंपटीशन करता है, हमेशा मैं पॉजिटिव कंपटीशन में विश्वास रखता हूँ, तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ सर। और जब मैं अपना बेस्ट दूँगा तो मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे बच्चे, मेरे गार्जियन और वो लोग मेरा साथ देते हुए कभी भी कंपटीशन से भाग नहीं सकते हैं सर। जी। सर, अभी हाल ही में जो है आपको दुबई में भी सम्मानित किया है। अगर सम्मान की बात करें तो बहुत सारे जगहों पर आपको सम्मानित किया, लेकिन एक चर्चा का विषय की अगर हम बात करें तो चर्चा का विषय बना हुआ है कि पिछले हफ्ते जो है आपको दुबई में भी सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? सर, दुबई में जो ये वर्ल्ड स्कूल समिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लगभग मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पूरे दुनिया से लगभग 1800 से 1900 लोगों ने इसमें अपनी एंट्रीज दी थी, और उनके वर्क को हमें पूरा ये फॉर्म वो करना होता है, जिसमें हमें अपने बारे में जानकारी, जो हमने वर्क्स किया हुआ है, वो सारी चीज़ों को इनपुट करना होता है। और उसके लेवल पे एक बड़ी ज्यूरी होती है जो इनको शॉर्टलिस्ट करती है कि अलग अलग कैटेगरीज में कि किस कैटेगरी में आपके वर्क को पूरा रेक्टिफाई करते हैं। ये लगभग 6 से 8 महीने का एक प्रोसेस होता है, और इसको जब वो फॉलो करते हैं तो उसमें अगर आप विश्व में मतलब मुझे लगता है कि 50 या 60 लोग वहाँ पे सेलेक्टेड होके और पहुँचे थे, लगभग 23 या 24 देशों से। तो इस तरीके से अगर उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे उस तरीके का सम्मान प्राप्त हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और केवल मेरे लिए ही क्यों, इसमें मैंने बार बार ये चीज़ को मैंने रिपीट किया है, वहाँ भी मैंने मंच से भी इस बात को रिपीट किया था कि मैं तो केवल ये सम्मान प्राप्त करने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब मेरे पूरे स्कूल के जितने बच्चे हैं, मेरे 1300-1400 बच्चे, उनके अभिभावक, मेरे जो अपने पेरेंट्स हैं, माता पिता, मेरी डालिम सनबीम की टीम, और ख़ास करके हमारी प्रिंसिपल, मेरी वाइफ डॉक्टर प्रेरणा राय, और इन सब लोगों का इसमें योगदान रहा है। और उन सबके बिहाफ पे मैं केवल वहाँ पे क्योंकि जो जज हुआ था तो वो कोई मेरी डिग्री या मेरे उसको जज नहीं किया गया था, मेरे बच्चों के परफॉर्मेंस को, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, और जो हमारे टीचर्स की कैपेबिलिटी है, उन सारी चीज़ों को जज करके और ये अवार्ड हमें दिया गया। क्या आपने सोचा था कि जब हम एक स्कूल में जाते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, एक स्कूल में जाते हैं, माता पिता कहते हैं कि हम माँ का शब्द होता है, पिता का शब्द होता है पहला, तो क्या आपने कभी सोचा था कि हम जाकर जो है एक समय में दुबई में सम्मानित होंगे? कभी नहीं, इस तरीके का कुछ मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि सपने बदलते रहते हैं, तो अब दुबई में सम्मानित हो चुके हैं हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चुके हैं, और प्रयास इसी तरीके का जारी रखेंगे हमेशा कि और नए सपने हम लोग बुनते रहें, और उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि टारगेट्स जब ऊँचे रखे जाएँगे तभी हम लोग उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करने का मज़ा भी एक अलग होता है। जब एक घंटी बजती है सर, घंटी बजती है, हमारे फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि आपको जो है दुबई में बुलाया गया, दुबई में जो है सम्मानित होना है, तो उस समय कैसा महसूस हुआ? एक गजब की मतलब अंदर से वो मैंने कहा ना कि गजब की एक खुशी थी। और ये मतलब जो फ़ोन बजा, तो जब ये मतलब फ़ोन तो नहीं, मेल आता है उन लोगों का, तो उनका जब मेल आया कि कंफर्म हुआ कि आप इस तरीके से हैं और आप प्लीज़, आपकी मतलब प्रेजेंस वहाँ पे मैंडेटरी है, तो एक अंदर अजीब सा उत्साह था। मैंने सबसे जिनको भी बताया, चाहे सबसे पहले मैंने अपने माता पिता को ये बात बताई कि इस तरीके का हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो सबकी जो आंखों में एक खुशी और एक वो होता है। और एक लगता है कि पिछले 5 साल से जो 19 से हमने एस्टेब्लिश किया ये स्कूल, और जब से चलता आया, बीच में कोविड की भी समस्या हम लोगों ने झेली, तो उसके बाद ये लगता है कि चलिए, जो मेहनत और वो चीज़ है, जो परिश्रम है, सुबह 6 बजे उठ के चले आना और शाम को 6 बजे तक यहाँ पे रहना, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं, जो लोग सवाल करते थे कि इससे क्या मिलना है और फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, ये, लेकिन तो ये लगता है कि चलिए, एक इतने बड़े मंच पे अगर आपको
इस सम्मानित किया जा रहा है, और आपकी ये मतलब जो मेहनत है उसको अगर लोग देख रहे हैं, विश्व स्तर पे इसको समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आगे की क्या ड्रीम है सर आपकी? दुबई में अब जो है सम्मानित मिला है, जगह जगह पे आपको सम्मानित किया जाता है, आगे की क्या ड्रीम है सर? सर अभी तो मैंने कहा हमारा टारगेट एक है कि अगले साल 2 साल के अंदर इस शिक्षण संस्थान को उस लेवल पे ले जाना कि जहाँ बच्चे आएँ तो उनको स्टार्टिंग से करें, और उनको आफ्टर 12th अच्छी जगहों पे उनको प्लेस कराना। एक जैसे एग्ज़ाम्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं कि सब अलग-अलग तरीके से उनको तैयारी कराना उनकी, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो या एसएससी, सीजीएल, और उस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर करना कि हम लोग उनको क्रैक कर सकें। और कहीं न कहीं मैंने उन चीज़ों को क्रैक किया हुआ है, तो जो जानकारियाँ हैं वो मुझे पता है, और मैं अपने हमेशा साझा भी करता रहता हूँ। जैसे हमारे, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमारे आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर कीर्ति ध्वज, जो मेरे मित्र भी हैं और मेरे सहपाठी भी हैं, वो भी आए थे, और इस तरीके के मैं प्रोग्राम्स हमेशा कराते रहता हूँ कि बच्चों को मोटिवेशन मिलता रहे। अभिनव त्रिपाठी आए थे, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक हैं, तो वो लोग आते हैं तो अपने जो एक्सपीरियंस साझा करते हैं बच्चों से, तो इस तरीके का उनके अंदर भी मोटिवेशन होती है कि यहाँ से जब वो उठ के, गाजीपुर से उठ के अभिनव त्रिपाठी माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते। जैसा कि आप दुबई से सम्मानित होकर आप अपने गांव लौटे, जो है जो भी आपके टीचर है, जो भी स्टाफ है, आपको जो है आपके उनके द्वारा जो है आपको भव्य स्वागत किया गया, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? सर टीचर्स और स्टाफ के द्वारा तो किया ही गया। टीचर स्टाफ तो मेरी टीम ही है, और ये अवार्ड मैंने उनको समर्पित ही कर रखा है। ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि बच्चे भी थे और उनके अंदर जो एक उत्साह था। अभिभावक भी बहुत से ऐसे हमारे मतलब पेरेंट्स हैं बच्चों के, जो कि इतने ज़्यादा खुश थे, और उनको फ़ोन से लगातार बधाइयाँ मिलना। मैं दुभिया मोड़ पहुँचा तो वहाँ पे हमारे करीमुद्दीनपुर के सम्मानित प्रधान जी और वर्मा जी और ये सारे लोग वहाँ पे एकत्रित थे कि, और उनके अंदर एक खुशी का भाव था कि किस तरीके से जल्दी स्वागत किया जाए। तो मैंने एक चीज़ अपने फेसबुक पोस्ट पे भी लिखी थी, और मैं बार बार कहता हूँ कि जब वहाँ पे ना डालिम सनबीम स्कूल तो चलिए बोला गया, साथ में जब वो लट्ठू डी गांधीनगर बोला गया ना, उस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कि 28-30 देश के लोग थे, तो कहीं ना कहीं सबने उसको सर्च किया कि ये है कहाँ, इसको गूगल मैप पे सर्च करके कि है कहाँ। तो वो एक जो खुशी है ना, कि नहीं लोग कहते हैं कि जैसे चंद्रशेखर जी हम लोग के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, तो सब जगह चले गए, तो उनका लेकिन एक कथन था कि सब तो है, आप हर जगह हैं, आप भोंडसी में आश्रम बना लें और सब कर लें, लेकिन जो आप आपके गांव से लोग देखेंगे ना, तो चाहे वो पावर प्लांट वहाँ इस्टेब्लिश करना, चाहे बाकी वो एक बहुत चीज़ें वहाँ पे उन्होंने कर रखी हैं। तो हाँ, तो इब्राहिम पट्टी अपने जो गांव पे, तो उसका जब नाम होता है तो उसको मूल तो हम लोग हर्ष राय तो बहुत होंगे मुझे लगता है इस देश में, बट एक हर्ष राय लट्ठू डी हो सके कि सीमित होंगे। तो वो एक खुशी जो होती है ना, कि उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लट्ठू डी गांधीनगर का नाम लेना और उसको सुनना, तो उससे मतलब एक अंदर से जो सबसे ज़्यादा खुशी की आपने बोली ना, कि जो मतलब सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब हुई, तो सबसे ज़्यादा खुशी तभी हुई जब उस मंच पे नाम लिया गया कि हर्ष राय डालिम सनबीम स्कूल लट्ठू डी गांधीनगर। उसकी खुशी जो थी वो अद्वितीय थी। उन युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि हम थक गए हैं, गिर गए हैं, अब जो हम सफल नहीं हो सकते हैं, सर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? जैसे देखिए, आपने अगर असफलताओं को छुपाते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें फिर उसी में अंदर से झूठ बोल के और खुश रहना चाहेंगे। तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि अगर असफल भी हुए तो फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस होता है। तो आप फेल होंगे तो उससे सीखिए जरूर कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी हो गई, और उसको करते रहे। और एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा कि मेहनत से मत भागिए। आसानी से देखिए, आसानी से हो सके त्वरित पैसा कमा सकते हैं आप, या त्वरित सफलता आपको हासिल हो सकती है, लेकिन जो मेहनत से आप कमाएंगे, जो अचीव करेंगे, वो लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा। तो मेहनत से मत भागिए। किसी भी काम में कम मेहनत नहीं है। हो सके आपको दिखता हो कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं और एक मैच का 1 करोड़ रुपए पा जाते हैं, या एंडोर्समेंट से उतना पैसा पा जाते हैं, बट अगर आप उनकी पीछे की लाइफ के बारे में पता करेंगे, तो खाने से लेके और जो डाइट से लेके और जो वर्कआउट और सारी चीज़ें हैं, वो इस स्तर पे हैं कि वो उससे मत भागिए कि वो काम हमें कम करना पड़े, पढ़ना मुझे कम पढ़ना पड़े। दुनिया क्या, भारत के तो सबसे अमीर आदमी कम से कम मुकेश अंबानी आज की डेट में भी हैं और इतने सफल हैं, बट अगर आप उनकी लाइफस्टाइल पता करेंगे तो आपको लगेगा कि घर परिवार और घूमने फिरने और सोने के लिए उनके पास समय नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में आप लोग देख लीजिए कि पता चलता है कि वो 4 घंटे ही सो रहे हैं, 3 घंटे ही सो रहे हैं। और यहाँ क्या है कि 8 घंटे न सोएं तो तबीयत खराब हो जाएगी, लोग बताते हैं। तो हर तरीके के लोग इस दुनिया में, मेहनत से मत भागिए, और सफलता जरूर आज नहीं कल, थोड़ा देर आएगी लेकिन आएगी जरूर। सर जैसा कि आपके साथ जब दुबई में आपको सम्मानित जा रहा था, तो उस समय आपके माता और पिताजी मौजूद थे। अगर गुरु की सर हम बात करें तो
हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर लोगों का एक गुरु होता है। सर, किसको आप गुरु मानते हैं? मैं तो देखिए, जैसे आपने कह ही दिया कि माता-पिता को लेके गए थे वहाँ पे, तो माता-पिता को ले जाने का मतलब ही यही था कि गुरु शुरू से सबसे पहले गुरु तो जैसे आप लोग जानते कहते भी होंगे कि सबसे पहले गुरु या आइडियल आप कह सकते हैं कि अब हर बच्चे के वो उसके माता-पिता ही होते हैं। सबके हीरो उसके फादर होते हैं और हम लोगों के लिए तो इतना बड़ा मैं कहता हूँ कि ये संस्थान बना के ही दे दिए। लोग बनाते हैं और ये करते हैं तो मुझे बना के दे दिए कि इसको अच्छे से चलाइए और प्रयास यही हम लोग का रहता है कि जितने अच्छे से इसको चला सकें और मकसद यही था कि उन लोग के सामने उस अवार्ड को लिया जाए। तो इसीलिए उन लोगों को भी साथ में अपने लेके गया और उनको उनके सामने कि उनको भी एक खुशी हो कि नहीं चलिए बच्चा एक अच्छी जगह पे है उनका। दुबई के जिस होटल में यह कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रखा गया था, वहाँ पर जाने पर आपको सर क्या सीख मिला? उस पर वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे मैंने जैसे कि आपको बताया कि लगभग 25-26 देश के अराउंड शिक्षाविद जो कि शिक्षा से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ मैं तो सबसे मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे यंग एज में अभी पहुँचा हुआ था। नहीं तो बाकी सारे लोग थे ऐसे जिनके कुछ ऐसे भी थे जिनके पास 25-25 30-30 साल का एक्सपीरियंस था एजुकेशन से रिलेटेड। तो हम सब ने ये पूरा एक दिवसीय पूरा सेमिनार था जिसमें कि हमने इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन किया कि आफ्टर कोविड किस तरीके से बच्चों की मेंटलिटी चेंज हुई है। फिर आजकल जो एजुकेशन में हम लोग जो ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका मतलब पॉजिटिव यूज़ कैसे हम लोग अपने बच्चों के अंदर कर ला सकते हैं उसको। फिर तीसरी इस पे सबसे ज़्यादा जो एक फ़ोकस था कि जैसे हम अभिभावक को बताते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कोई एक पर्टिकुलर कमी है। कुछ बच्चे क्या होता है कि जैसे हमारे साइड सबसे बड़ी जो पहली चीज़ है कि आँख पे उनको देखने में दिक्कत हो रही है बच्चे को, बोर्ड पर वो स्पेलिंग गलत कर रहा है। बट जो हमारे अभिभावक हैं वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। उनको ये लगता है कि स्कूल या मतलब वो टीचर मेरे बच्चे के बारे में कमी बता रहा है या मेरा बच्चा अगर चश्मा लगा लेगा तो वो उसको समाज में किस तरीके से देखा जाएगा कि इतनी छोटी उम्र में ही उसको चश्मा लग गया। जबकि तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। उसमें जैसे कई लोगों ने कहा कि नहीं हमारा हमारा लेकिन जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हमें उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है, उन्हें बुरा लगे या अच्छा लगे। हमें उनको सच्चाई से अवगत कराते रहना है और बच्चों को जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ सोचते रहते हैं कि स्कूल में ये चीज़ हो रहा है। चाहे सबसे ज़्यादा तो जो परीक्षा में नंबर पाने को लेके कि सबको कि कोई बगल वाले बच्चा 98 पा गया, आपका बच्चा अगर 78 पाया हुआ है, तो उसको फ़ोर्स हमें नहीं करना है कि तुम 98 ही पा जाओ। वो हो सके किसी और चीज़ के लिए बनाओ। हर बच्चे के अंदर 98 वाला बच्चा हो सके वो क्रिकेट खेलना ना जानता हो, 78 वाला 68 वाला हो सके वो बहुत ही अच्छा क्रिकेटर हो। लाइव एग्जांपल आप देख लीजिए सचिन तेंदुलकर। आप मुझे लगता है कि भारत रत्न से पूरे देश में 50 लोग भी सम्मानित आज तक नहीं हुए होंगे। उसमें अगर एक लड़का भारत रत्न से सम्मानित है जो क्लास 10th में फेल भी हो चुका हो, तो उसको आप क्या कह सकते हैं? बहुत गर्व की बात। बहुत गर्व की बात होती है कि जो जिस फील्ड में अच्छा हो, उसको वही करने दीजिए ना आप। पढ़ना एक सेकेंडरी क्राइटेरिया रखिए, लेकिन साथ में अगर वो बच्चा उसका में मन नहीं लग रहा है तो उसको आप फोर्स करके कभी भी उसमें एक्सेल नहीं करा सकते हैं। किसी बच्चे का अगर खेलने में ही मन लग रहा है किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में तो उसमें उसको आगे बढ़ने दीजिए। आजकल सरकारों से भी इतनी ज़्यादा हमें प्रोत्साहन मिल रहा है, जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं भी किसी गेम में आप पदक हासिल करते हैं और इस तरीके की चीज़ें हासिल करते हैं तो आपको तुरंत एक मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा किसी गवर्नमेंट जॉब में और इस तरीके की चीज़ों में भी आपको रखा जाता है। हम लोगों को जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से करना है, तो टेक्नोलॉजी पे ये बात हुई कि बच्चे जो होता है कि पढ़ने के साथ-साथ जो टीचर उनको पढ़ाते हैं, बुकिश नॉलेज देते हैं, उससे उनके साथ-साथ अगर वो पिक्टोरियल उनको हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो उनके दिमाग पे उसका एक बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और वो उससे बहुत ही तेज़ी से सीखते हैं चीज़ों को। तो इस जैसे ये जो मुझे थी उनका सजेशन सबका बहुत ही अच्छा लगा मुझे और वहाँ पे बहुत बड़े स्कूल्स के लोग थे, बाहर के लोग जो जिन्होंने इसको लगभग 4-5 साल से इम्प्लीमेंट करके देखा भी हुआ था। तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेज अभी सारे क्लासेज में नहीं थे, कुछ क्लासेज में थे पहले से। तो हमने यहाँ पे लैंड करते ही इंडिया में सबसे पहला काम किया कि जिस दिन मैं पहले दिन आया बसंत पंचमी के दिन, उसी दिन सबसे पहले मैंने कम से कम अपने किंडरगार्टन को फुल्ली इस चीज़ से इक्विप कर दिया और सारी क्लासेज में बड़े-बड़े टीवीज़ और ये स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, ताकि बच्चे छोटे बच्चों पे सबसे ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंट मतलब असर होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जो उनकी एनालिसिस थी। तो मैंने वहाँ से जो सीखा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ इस तरीके से किया जाए। हमने जो अपनी बुक्स और ये है, उनको भी इस बार इस तरीके का अलाइन किया है कि जो किंडरगार्टन में हमारी बुक्स लग रही हैं, उनके साथ सबका एक-एक चैप्टर का नोट्स और ये सारी चीज़ें ऐप के फॉर्म में सारे गार्जियन और सारे टीचर्स और सबके पास रहेंगी। स्पेशली वो बुक्स उस तरीके की डिज़ाइन की गई हैं और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीख के और तुरंत उस पे ये नहीं कि एक मीटिंग हुई, वहाँ पे हमने सीखा तो उसका
हम उसके बारे में विचार करें, क्योंकि ये ट्राइड और टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, जो कि इतने बड़े बड़े स्कूल्स पहले से इम्प्लीमेंट करके आ रहे हैं, और उन्होंने करके इससे पॉजिटिव इसके देख लिए हैं और मुझे बताया, तो मैंने तुरंत उसको यहाँ पे अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको इम्प्लीमेंट करने का तुरंत प्रयास किया। हमारे चैनल में सर इतना समय देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपका।